नमस्कार। आप सभी को बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। A very good morning to one and all. I welcome you all for this national webinar. Myself, Dr. Leena Mishram, on behalf of Mahatma Phule AC College, and as a chairman of Women Development Cell, would like to welcome you all for this national webinar on 75th year of independence with special perspective to empowerment of women, jointly organized by Department of History, Internal Quality Assurance Cell, and Women Development Cell. Good morning, one and all present here. It's an honor for me to welcome such a dignified personality, our today's keynote speaker, Honorable Dr. Meghna Sharma, Madam. Ma'am is the Director of Center for Women Studies, Coordinator of Rajasthani Department, and currently she is working as an Assistant Professor in the Department of History at Maharaja Ganga Singh University, Bikaner, Rajasthan. Ma'am has over 19 years of experience in teaching as well as in research. She is a gold medalist in journalism and mass communication, has authored and edited 9 books, works for women empowerment and gender equality. Ma'am has received so many prestigious awards in the sphere of literature, academics, and social service. She is a member of editorial board of various academic magazines as well as literary bodies, and Ma'am has interviewed by various channels including Doordarshan and Akashvani. Ma'am, it's an honor for us to have you as a today's keynote speaker, and thank you, ma'am. Over to you, ma'am. सबसे पहले तो ऑर्गेनाइजर्स को ही संबोधित करना चाहूंगी इतना खूबसूरत विषय रखने के लिए। ये बहुत प्रासंगिक विषय है। इट्स अ रेलेवेंट इशू दीज डेज, वुमेन एम्पावरमेंट, और इसके बारे में हम अब डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो प्रिंसिपल सर, आपको कांग्रेचुलेशंस, यू हैव बीन अवॉर्डेड विद द बेस्ट प्रिंसिपल अवार्ड। हैट्स ऑफ टू यू, यू आर द कैप्टन ऑफ दिस शिप। सारे ऑर्गेनाइजर्स को मेरे साथ में जो फैकल्टी ऑफ ह्यूमैनिटीज के हेड हैं प्रोफेसर अनिल बंकर सर, आपको भी मेरा हार्दिक प्रणाम। साथ में गणेश ठाकुर सर, आपने बहुत खूबसूरत बातें कही। कुछ बातें ऐसी थी जो मैं भी आगे इनको बढ़ाऊंगी आपकी बातों को अपने स्पीच में। लीना मैडम, यू आर कंडक्टिंग इट सो वेल। कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर इंट्रोड्यूसिंग सच अ वाइब्रेंट टॉपिक फॉर दिस नेशनल वेबिनार। Sunil Pardeshi sir, my regards to Sopan Gove sir and Bhanudas Shinde sir, who is the head Department of History. Me too, a faculty member in the Department of History here. तो मेरा पेरेंट डिपार्टमेंट हिस्ट्री है। बहुत बहुत कनेक्टेड महसूस करती हूँ मैं जब हिस्ट्री डिपार्टमेंट से इन्विटेशंस आते हैं। और खास तौर पर मेरे मित्र राम जामनोके सर यहाँ हैं, जिनकी वजह से मैं यहाँ हूँ, क्योंकि आप सभी से रूबरू होने का जो ये मंच उन्होंने मुझे दिया है, उसके लिए मैं उन्हें भी धन्यवाद ज्ञापित करना चाहती हूँ। नाउ लेट अस बिगिन विद द पास्ट, क्योंकि हिस्ट्री डिपार्टमेंट का प्रोग्राम है, मी और फैकल्टी ऑफ हिस्ट्री। हम अगर इतिहास में नहीं जाते हैं तो मेरे ख्याल से हम किसी भी चीज को, कोई भी इमारत हम खड़ी कर रहे हैं, कोई भी चर्चा हम तैयार कर रहे हैं, कोई किताब हम तैयार कर रहे हैं, कोई रिसर्च कर रहे हैं, वी हैव टू गो इनटू द हिस्ट्री। तो यहाँ 166 पार्टिसिपेंट्स मुझे दिखाई दे रहे हैं। उन सभी को भी सादर अभिवादन, प्रणाम, बसंत पंचमी की बहुत सारी शुभकामनाएं। माँ सरस्वती का आशीर्वाद इस सेमिनार पर रहेगा, इसी आशा के साथ हम अपनी बात आरंभ करेंगे। और बहुत सारे स्टूडेंट्स भी यहाँ होंगे जिन्हें रिसर्च में इस तरह की सेमिनार से, बच्चों से मैं ये कहना चाहूंगी, स्टूडेंट्स प्लीज सिट विद अ पेपर एंड पेन ऑन योर डेस्क, ऑन योर टेबल, क्योंकि बहुत सी चीजें आपको यहाँ मिल जाती हैं जिन चीजों को आप आगे रेफर कर सकते हैं किताबों के जरिए। और स्पीकर्स, कई बार जब मैं, तो मेरी आदत है कि मैं जब वेबिनार्स ज्वाइन करती हूँ तो अपना ईमेल आईडी भी वहां छोड़ती हूँ कि स्टूडेंट्स बाद में भी कनेक्ट कर सकें। कई बार होता है कि हम ओपन डिस्कशंस नहीं करवा पाते ड्यू टू लैक ऑफ टाइम, टाइम की मर्यादा हम सभी को रखनी होती है। तो बिकॉज ऑफ दैट दे कैन कॉन्टेक्ट फर्दर द स्पीकर्स, द की नोट स्पीकर्स, the resource persons and session chairs and all. So let us start from the modern historical scene. हम बात तो करेंगे 75 साल की, बट मैं स्टार्ट करूंगी स्वामी दयानंद सरस्वती से।
आदरणीय ठाकुर सर ने नाम लिया था, अभी राजा राम मोहन रॉय का आपने नाम लिया था, विवेकानंद जी का आपने, सोशल रिफॉर्मर्स में जो शुरुआत बताई, ईश्वरचंद विद्यासागर की आपने बात करी। बिल्कुल मैं बात करती हूँ स्वामी दयानंद सरस्वती से आरंभ करती हूँ, क्योंकि जो बातें पहले हो चुकी हैं उन्हें रिपीट करने से कोई फायदा नहीं, हम उन्हें सुन चुके हैं। दयानंद सरस्वती एक ऐसे रिफॉर्मर हुए जिन्होंने अपने समय में विमेन एम्पावरमेंट की बात की। उस समय में व्हेन विमेन वाज एट द बैक साइड, एट द बैक फुट, बैक फ्रंट पर थी, वो मोर्चा नहीं संभालती थी, वो सिर्फ घर की मर्यादाओं में, घर की सीमाओं में कैद थी। The society was witnessing parda system, society was witnessing child marriage, society was under the clutches of widow remarriage system, जिसको एलिमिनेट करने के लिए, जिसको एबॉलिश करने के लिए सोशल रिफॉर्मर्स दे केम फॉरवर्ड। और उनके आगे आने से ये बेनिफिट हुआ कि जो 1857 का जो पहला अटेम्प्ट था स्वतंत्रता को हासिल करने का, जिसमें सबसे ज्यादा खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। तो जो रानी झांसी का जो प्रभाव था, जो इम्पैक्ट था, लेकिन बावजूद उसके हमें स्वतंत्रता मिलते मिलते 1947 तक जाना पड़ा। 100 साल पहले फ्रीडम ऑफ स्ट्रगल, जिसे हम कहते हैं फर्स्ट वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, जिसे अक्सर किताबों में क्रांति का नाम दिया जाता है, मैं उसे कहती हूँ कि इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट टुवर्ड्स फ्रीडम, टुवर्ड्स द अटेनमेंट ऑफ इंडियाज फ्रीडम। तो ये सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया, उसकी रूट्स में अगर हम जाएंगे तो सोशल रिफॉर्मर्स को पता चला कि हम अपने शास्त्रों से, हम अपने मूल्यों से, हम अपनी वैल्यूज से, अपने एथिक्स से बहुत दूर निकल आए हैं और हम लोग बहुत डाइवर्ट हो चुके हैं। तो गो बैक टू द वेदास। दयानंद सरस्वती ने कहा कि वेदों की ओर लौटो। जब वेदों की ओर लौटेंगे तो हम उस संस्कृति जिसके लिए भारत विश्व गुरु जाना जाता है, मैं अपनी बात यहां से शुरू करना चाहूंगी कि विश्व गुरु की पदवी भारत को दी गई, तो वो इसीलिए दी गई कि स्कॉलर्स, इवन मैं आपको शेयर करूं, व्हेन आई वेंट टू थाईलैंड फॉर डिलीवरिंग माय lectures in the University of Bangkok, people were anxiously awaiting for an Indian scholar. I was a newcomer at that time, but I had seen the anxiousness of those people. They worship Indian scholars like anything. और हम अपने देश में जो है क्या महसूस कर रहे हैं कि महिलाओं के साथ दुराचार हो रहा है, पढ़ी लिखी महिलाओं को नहीं छोड़ा जा रहा। तो 75 इयर्स की जब हम बात करें, हम मना तो रहे हैं आजादी का अमृत महोत्सव, लेकिन अमृत महोत्सव में बहुत सारी अच्छी बातों के साथ हमें डिस्कस करना होगा कि क्या पॉइंट्स हैं जो छूट गए हैं सरकारी नीतियों के स्तर पर, या इंडिविजुअल लेवल पर, या सामाजिक स्तर पर। और हम लोग एकेडमिक इंस्टीट्यूशन सबसे ज्यादा इसमें अच्छा रोल ये प्ले कर सकते हैं कि एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस के पास युवा शक्ति उनके कंट्रोल में होती है। तो हमारे पास वो युवाओं की शक्ति है। युवा का विपरीत होता है वायु, और वायु में होता है वेग। उस वेग को हम थाम कर, उसे पकड़कर हम अपनी बात को आगे ले जाते हैं। आपने सुना होगा कि इतिहास में इंगित है कि जितनी भी क्रांतियां हुई उसमें युवा वर्ग का, उसमें शिक्षकों का बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। हम शुरू करते हैं यूरोपियन हिस्ट्री को पढ़ना फ्रांस की क्रांति से। फ्रांस की क्रांति में भी महिलाओं का प्रयाण था वर्साई के महल की तरफ, और महिलाओं ने लीड किया था उस मार्च को। इट वाज अ मार्च टुवर्ड्स द पैलेस ऑफ वर्साइल्स, एंड वर्साइल्स के पैलेस में जो किंग और जो महारानी थी उन्हें वहां से लेकर के आने का काम, तो वो लीड ली, महिलाएं वहां से लीड करती आ रही हैं। हम तो अभी 75 बरस ही मना रहे हैं, लेकिन जो डेवलप्ड कंट्रीज हैं, आप बात करें यूएसए, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की, तो आप देखिए कि कितना जेंडर बायस है कि एक महिला प्रेसिडेंट वो डेवलप्ड, मोस्ट डेवलप्ड कंट्री आज तक नहीं दे पाया है, लेकिन हमारे देश ने महिला राष्ट्रपति भी दी है। हमारे, जैसे ठाकुर साहब कह रहे थे, महिला चीफ मिनिस्टर्स भी दी हैं, महिला गवर्नर्स भी दी हैं, और राजस्थान में तो अभी अभी कैबिनेट सेक्रेटरी के रूप में पहली बार एक महिला उषा शर्मा को बिठाया गया है। वो राजस्थान के इतिहास में ये सबसे बड़ी बात है, और इस गणतंत्र दिवस का एक उपहार मैं कहूंगी कि ऐसा चयन किया गया है। तो आगे आ रही हैं महिलाएं, लेकिन कुछ बिंदु ऐसे हैं जो दिल पर चोट करते हैं। उन बिंदुओं पर भी हम बात करेंगे।
बात की थी ठाकुर सर ने महात्मा गांधी के रिवोल्ट्स की। बिल्कुल सर, मेरे भी पेपर्स हैं महात्मा गांधी और फ्रीडम स्ट्रगल पर, जिन्होंने जन आंदोलन किए, गांधी लेड मास मूवमेंट्स लाइक नॉन कॉपरेशन मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, क्विट इंडिया मूवमेंट। और ये मूवमेंट्स ऐसे थे जिनमें उन्होंने इस बात को ही ओपनली डिक्लेयर्ड दैट विदाउट वीमेन वी कैन नॉट स्टेप फॉरवर्ड। उन्होंने कहा कि महिलाओं को घर से बाहर, आप देखिए वो चाहे पिकेटिंग के हों, जो विदेशी जो कपड़ों की होली जलाई गई उसमें महिलाओं को आगे आना पड़ा, आने पड़ा नहीं, वो अपनी इच्छा से आगे आई। और उसके बाद आप देखिए कि वो चरखा काटने का जो सिस्टम, गांधी का चरखा आज भी, मैं गुजरात विद्यापीठ की एक सेमिनार में गई थी 2-3 साल पहले, तो वहां हमने गांधी आश्रम को विजिट किया, तो आज भी वो चरखा, और वो चरखा देखते ही हमें वो हाड़ मांस का पुतला नजर आ जाता है चरखा काटते। और उन्होंने कहा कि चरखा काटना है, हमें ब्रिटेन से कपड़ा नहीं खरीदना है, जो हमारा रॉ मटेरियल लेकर बाहर जाते हैं। तो महिलाओं से भी ये कहा गया कि खाली समय में आप उस चरखे को काटिए, और महिलाओं ने इसे फॉलो किया। आप अगर बात करें बंगाल की, पश्चिम बंगाल में जो मातंगिनी हजारे थी, वो एक ऐसी महिला रही जिन्होंने लीड किया क्विट इंडिया मूवमेंट में। शी वॉज अ चाइल्ड विडो, और चाइल्ड विडो होने के बाद उन्हें निष्कासित कर दिया गया था अपने घर से उनकी पति की मृत्यु के बाद। और गांधी जी की आंदोलन, गांधी जी की दांडी मार्च वो देखा करती थी, और उसे देखने के बाद उनके मन में जागृति आई कि अब मेरे जीवन का कौन सहारा, क्यों ना मैं देश के लिए अपनी जान दे दूं। तो आप देखिए कि ऐसे लीडर्स इस देश ने दिए हैं जिन्होंने इंस्पायर किया, और फिर उन महिलाओं ने उन लीडर्स की बात को आगे पहुंचाकर उन्हें अमर कर दिया। तो द इंस्पिरेशन माइट बी मेन, but implementation has been done by women, and they have been given mortality by women. तो महिलाएं वो पहिए हैं जिन्होंने पॉलिसीज, आप बना लीजिए कितनी भी पॉलिसीज, उन्हें जब आप लागू करते हैं, जब वो घरों तक बात आती है, तो घर चलाने वाले, अक्सर कहा जाता है कि होम मिनिस्टर्स होती हैं, women are डेफिनेटली आई कैन से दैट कैद है एक महिला। आज वर्किंग वुमेन की कैटेगरी में कितनी महिलाएं होंगी? आज हम आपको दिखाई दे रहे हैं एम्पावर्ड वुमेन की तरह बैठे हुए, लेकिन जब मैं गांव में जाती हूँ तो स्थितियां बहुत विचित्र हैं। आज भी ट्रेडिशनल फैमिली सिस्टम में पति और पत्नी को एक ही तरह का जीवन जीने की आजादी नहीं है। ट्रेडिशनल सेटअप्स में अभी भी महिलाओं के लिए खाना बनाने का काम, महिलाओं को घर संभालना है, महिलाओं को गार्डन को देखना है, महिलाओं को बच्चे। और अगर महिला कहती है कि मैं अपनी बात को आगे रखना चाहती हूँ, मैं आगे आना चाहती हूँ, तो आज भी ऐसे लोग हैं जो मानते हैं ये कैसी महिला है जो अपने परिवार से ज्यादा अपने आप को इंपॉर्टेंस दे रही है। तो अपने आप की बात करना भी कभी कभी बहुत भारी पड़ जाता है। आज भी हमारा देश, हालांकि महिला राष्ट्रपति दे रहा है, महिला गवर्नर दे रहा है, महिला सीएम दे रहा है, महिला कैबिनेट सेक्रेटरीज दे रहा है, महिला मंत्री दे रहा है, नेशनल कमीशन फॉर विमेन पर भी मैं आऊंगी कि वो स्टैब्लिश हुए हैं, लेकिन बातें वहां जाकर के डिसॉल्व हो जाती हैं जब हम इंटीरियर्स में जाते हैं, जब हम रूरल एरियाज में जाते हैं। बहुत सारे प्रोविजंस के बारे में ठाकुर सर ने बात की, बिल्कुल ये प्रोविजंस हैं सर, बच्चों की रिसर्च में ये काम आएंगे कि हिंदू मैरिज एक्ट 1955 का है, फिर हिंदू एडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट है, उसके अलावा डावरी की बात आपने की, उसके अलावा हिंदू सक्सेशन राइट टू प्रॉपर्टी का जो ये अधिकार महिलाओं को मिला है, ये संपत्ति का अधिकार प्राचीन भारतीय इतिहास में महिलाओं के पास नहीं था, वो पराई समझी जाती। और ये पराई की जो दर्द है ना सर, ये चूंकि मैं कविताएं भी लिखती हूँ, तो ये पराई होने का कि उसका घर कौन सा है, जिस घर में वो बहू बन के जाती है वो, या जिस घर से वो निकल कर जाती है वो कहते हैं अब तुम उस घर की हो गई, और वो कहते हैं ये दूसरे घर से आई है। तो महिला के उस दर्द को समझने की हमें जरूरत है कि वो कहाँ की है। और अगर वो अपने मायके में अपनी अस्तित्व को रखने की बात करती है, तो वो उसे कहते हैं तुम्हें तो दूसरे घर जाना है। और जब दूसरे घर में वो बात करती है अपने अस्तित्व को रखने की, तो वहां ये कहा जाता है कि क्या तुम अपने घर से ये सीख कर आई हो? तो परंपराओं को निभाना ही महिलाओं पर क्यों थोप दिया जाता है? क्यों पुरुष को इस बात की पाबंदी नहीं है? हमें इस बात पर चर्चा करनी होगी। मैं कभी भी ऐसे नारीवाद का पक्ष नहीं लेती जहां मैं ये कहूं कि ऑलवेज विमेन आर सुपीरियर टू मेन। नो, नीदर मेन नॉर विमेन आर सुपीरियर। हमें साथ चलना है।
हमें साथ ही चल करके अपने अरमानों को पूरा करना है, अपने पॉलिसीज को पूरा करना है। क्योंकि किसी भी संस्थान में आप देखिए, एक छोटा सा उदाहरण मैं देती हूँ, जब सिलेक्शंस होते हैं तो वहां महिला और पुरुष दोनों के कॉम्बिनेशन में सिलेक्शंस होते हैं। और जरूरत पड़ती है जब आपको लड़कियों को ट्रीट करना हो, कई बार स्टूडेंट्स की पर्सनल प्रॉब्लम्स होती हैं, तो हम लोग एडमिनिस्ट्रेशन कहता है कुछ लेडी टीचर्स को हम वहां लगाएं। तो क्या जरूरत महसूस नहीं होती महिलाओं की सार्वजनिक स्थानों पर जब लड़कियों से बात करनी हो? आप देखिए, जब हम मंदिरों में जाते हैं, जब हम रिलीजियस प्लेसेस पे जाते हैं, तो एक वुमेन को चेक करने के लिए वहां वुमेन स्टाफ लगाया जाता है। मैं जब थाईलैंड गई थी, मैं आपको बताऊं कि वहां टोल वसूलती हुई महिला, मैं 2013 की बात कर रही हूँ, 2013 में आई वाज देयर, और वहां पे टोल वसूलते हुए आधी रात को मैंने जब महिलाओं को देखा तो बहुत गर्व भी हुआ और कुछ आशंकाएं मन में आई कि हमारे देश में अगर आधी रात को टोल पर महिलाओं को बिठा दिया जाए तो घर वाले भी शायद अपनी रातों की नींदें चैन से सो नहीं पाएंगे और उस महिला को भी 24 घंटे अपनी सुरक्षा की चिंता रहेगी। तो मैंने वहां पूछा, आई आस्क्ड द ऑर्गेनाइजर्स, आर दीज गवर्नमेंट एम्प्लॉइज? दे सेड यस मैडम। तो मैंने कहा, ये यहाँ सुरक्षित है या रात में बोले यस मैडम, देयर इज नथिंग लाइक दैट। तो थाईलैंड जैसी छोटी सी कंट्री इतनी सुरक्षित है महिलाओं के लिए, तो हमारे पास तो बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, बहुत सारी पावर्स हैं। हम ये बात करते हैं कि हमारी बहुत लंबी चौड़ी पॉपुलेशन है तो हम महिलाओं के लिए ज्यादा कुछ नहीं कर पा रहे। वर्तमान में जो बजट भी आया है वो भी एक महिला द्वारा ही प्रस्तुत किया गया है। हालांकि मिलीजुली प्रतिक्रिया है, कुछ महिलाएं खुश हैं, कुछ महिलाएं अप्रसन्नता जाहिर कर रही हैं, कुछ विशेष नहीं कहा गया महिलाओं के लिए। लेकिन बजट से ज्यादा भावना महिला के प्रति रखना जरूरी है। ये मैं इस मंच से कहना चाहूंगी कि अगर भावना होगी तो बजट भी हो जाएगा। महिलाओं को आगे बढ़ने से रोकने से अधिक अगर हम थोड़ा सा भी उनके लिए, एक महिला तो हमेशा त्याग की मूर्ति होती है, महिला हमेशा सहनशीलता की मूर्ति हो। वो स्वयं नहीं चाहती कि मैं पुरुषों से आगे खड़ी हो जाऊं, लेकिन वो साथ चलने की निश्चित रूप से अभिलाषी है। और इस बात को यदि हम ध्यान रखते हैं तो एक महिला बहुत सारा आउटपुट दे सकती है। एक महिला को एक क्रिएटर का हमने, आप देखिए, हम पास्ट में जाएं, हिस्ट्री में जाएं, तो सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पन सिविलाइजेशन, वहां पर एक महिला मदर गॉडेस की हमें मूर्ति मिलती है। यानी हमारे देश में महिलाओं को डिग्निफाइड पोजीशन जो हम देते हैं, इट इज द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, हड़प्पन सिविलाइजेशन। और उसका चूंकि जब पार्टीशन हुआ 1947 में, तो पार्टीशन के बाद हड़प्पन सिविलाइजेशन के जो दो प्रोमिनेंट सेंटर्स थे, मोहनजोदाड़ो एंड हड़प्पा, ये दोनों केंद्र हमारे सीमा पार पाकिस्तान पड़ोसी देश के पास चले गए। तो चिंता जाहिर होने लगी कि क्या ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन ऑफ द वर्ल्ड, यूनान मिस्र रोमा, एक इकबाल साहब का शेर है कि यूनान मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, कुछ बात है कि हस्ती मिट्टी नहीं हमारी। तो हस्ती हमारी शायद इसीलिए नहीं मिटी कि महिलाओं ने हर कदम पर पुरुषों का साथ, पुरुषों ने चाहा चाहे नहीं चाहा लेकिन साथ दिया। तो मदर गॉडेस की एक मूर्ति जो सबसे ज्यादा मशहूर है, जो हम देख सकते हैं, उसके गर्भ से एक पेड़ निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। तो पेड़ का अर्थ है सृष्टि। इस पूरी सृष्टि का आधार, इस पूरी सृष्टि की जननी महिला को विश्व की प्राचीनतम सभ्यता मानती आई है। तो आप देखिए कि महिला के बीज वहां से, और बहुत डिग्निफाइड पोजीशन थी अनटिल अनलेस कुछ बाहर के इन्वेडर्स ने अटैक किया और हमारी सिविलाइजेशन को अपने आप को सीमित करना पड़ा। अपने आप को बचाने के लिए महिलाओं को सती भी करनी पड़ी, महिलाओं को जौहर भी करना पड़ा कि हम आक्रमणकारियों के हाथ में ना पड़ जाएं। उन्हें अपने आप को बचाने के लिए, अपने सतीत्व को बचाने के लिए वो सारी कुरीतियों के तौर पर चलती चली आ गई। और तब खड़े हुए दयानंद, तब खड़े हुए राजा राम मोहन रॉय, जिन्होंने सती को बैन करवाया। और विडो रीमैरिज एक्ट 1956 हम जानते हैं कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का ही इनिशिएटिव था। और विमेन कमीशंस जो इंडिपेंडेंस के बाद बनाए गए हैं 90s में, स्टेट कमीशंस और नेशनल कमीशंस, ये तो निश्चित रूप से अपना काम कर ही रहे हैं। लेकिन इन कमीशंस के होने के बावजूद भी क्यों हम निर्भया हत्याकांड, क्यों हम प्रियंका रेड्डी के कांड, इन्हें हम आज भी विटनेस कर रहे हैं? क्या आपको नहीं लगता मित्रों कि प्राचीन काल में हम जब पुस्तकें पढ़ते हैं तो हमारे पास इन एट्रोसिटीज के लिए
पन्ने हमें उपलब्ध नहीं होते कि इतना व्यभिचार महिलाओं के साथ हुआ। आज हम बात तो कर रहे हैं कि महिला आगे है, महिला हर क्षेत्र में, मैं भी बात कर रही हूँ, एम्पावर्ड वुमेन, बहुत सारी वुमेन यहाँ जुड़ी हुई हैं, हम सभी वर्किंग वुमेन हैं, लेकिन एक हाउसवाइफ को हम हाउसवाइफ कहते हैं, इवन शी इज वर्किंग। एक हाउसवाइफ इज अ 24/7 एम्प्लॉय, बट वी डू नॉट रिकॉग्नाइज हर एट ऑल। हम सिर्फ वर्किंग वुमेन की तरफ देखते हैं, दैट दे आर कंट्रीब्यूटिंग टुवर्ड्स द इकोनॉमी एंड सोसाइटी एंड पॉलिसी मेकिंग एंड डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिगिंस फ्रॉम होम। तो वहां से स्टार्ट होता है। इन एम्पावर्ड वुमेन जितनी भी यहाँ जुड़ी हुई हैं, मैं सभी को संबोधित करते हुए ये पूछना चाहूंगी कि आपको खड़ा करने में कितनी बड़ी भूमिका आपके महिला रिश्तेदारों की रही, आपकी माता की रही प्रत्यक्ष रूप में। तो हम महसूस करते हैं कि निश्चित रूप से हमारे पीछे इंस्पिरेशन माँ की ही रही कि हम आज खड़े रहे। मैं आपको बताऊं कि आई एम द सिंगल चाइल्ड ऑफ माय पेरेंट्स, और मेरे दोनों पेरेंट्स को कभी इस बात का मलाल नहीं रहा कि हमें बेटा नहीं है। उनसे लोग पूछा करते थे कि आपको बेटा नहीं है, आपको कैसा लगता है, आपको नहीं है तो आपको खालीपन महसूस होगा, बेटी तो अपने घर चली जाएगी। एंड दे ऑलवेज सेड कि हमने इसे ही बेटे की तरह पाला है। और माय फादर यूज्ड टू, मैं पर्सनल अगर बात करूं तो मेरे पिता तो बड़े गर्व के साथ ये कहते हैं कि हमें 100 पुत्रों जैसा सम्मान हमारी बेटी ने दिलवाया है। आई नेवर रिग्रेट दैट आई डोंट हैव अ सन। तो महिलाओं से ये संबोधित करके कहना चाहूंगी कि ऐसा बनिए कि आपको ये महसूस ना हो, आपको बड़े करने वाले लोगों को कभी शर्मिंदगी महसूस ना हो, आप ऐसा अस्तित्व अपना खड़ा कीजिए। पॉलिसी मेकिंग पर बात करें, सरकारों ने बहुत सारे ये जो एक्ट्स हैं, ठाकुर सर, हम इनकी बात करते हैं निश्चित रूप से, लेकिन एक जो प्रॉब्लम्स, जैसे हम फील्ड में जब जाते हैं, ये जिन महिलाओं को टारगेट करके ये बनाए जाते हैं, ये नियम, ये कानून, ये एक्ट्स, उन महिलाओं को इनके बारे में मालूम ही नहीं है। हम बताने की भी अगर कोशिश करते हैं, हमने नुक्कड़ नाटकों के जरिए, मैं सेंटर फॉर वुमेन स्टडीज में एक्टिविटीज करती हूँ, तो नुक्कड़ नाटकों के जरिए हमने एक्टिविटीज की और वहां जाकर बात की। तो महिलाएं वहां गांव में, अगर उनके घर के पुरुष खड़े हैं, उनके पुरुष साथ में हैं, जुड़े हुए हैं, हम कोशिश करते हैं हम पुरुषों को भी जोड़े। हमने हमेशा जेंडर इक्वालिटी की बात की है, महिलाओं का कार्यक्रम है तो पुरुष उसमें ना हो। आप देखिए लीड कर रहे हैं। आज जो पोस्टर बना हुआ है, हम अगर अपनी सेमिनार का भी पोस्टर देखें, उसमें मात्र 2 महिलाएं हैं और बाकी पुरुष हैं। तो कैसे कह दे कि पुरुष सत्तात्मक हमारे यहाँ सिस्टम चल रहा है, पुरुष दमित करता है? नहीं। जो जिन पहियों पर आज आज हेड ऑफ डिपार्टमेंट हिस्ट्री के पुरुष हैं, आज हमारे ठाकुर सर पुरुष हैं, राम जामनुके सर जिन्होंने मुझे इस सेमिनार से जुड़ा, पुरुष हैं। तो पुरुष इस मुद्दे पर बात करने लगे हैं, ये सबसे बड़ा एम्पावरमेंट है। पहले पुरुष इस मुद्दे के बारे में ना सुनना चाहते थे, ना सोचना चाहते थे, ना देखना चाहते थे। हमारी सोसाइटी में बहुत चेंज आया है, हमारा मेन वो चेंज हो रहा है, वो भी महिला को अपने साथ खड़े करने का इच्छुक हुआ है। ये महिला की योग्यता ही मैं कहूंगी कि उसने सिद्ध भी किया और पुरुषों ने इस बात को स्वीकार भी किया। तो ये स्वीकृति दोनों तरफ से होनी चाहिए। कई बार महिलाएं इतनी एम्पावर्ड फील करने लग जाती हैं कि वो ये समझने लग जाती हैं नाउ द रेन्स आर इन माय हैंड्स, तो वो पुरुषों को धकेलने का प्रयास करती हैं। तो मैं उन महिलाओं को भी इस बात के लिए रिक्वेस्ट करूंगी कि एक रथ है, एक सोसाइटी का, ह्यूमैनिटी का, एक घर का, गृहस्थी का, उसका एक भी टायर अगर कमजोर होता है या उसमें कम हवा होती है या बैलेंस नहीं होता, तो वो गाड़ी कभी भी स्मूथली रन नहीं कर सकती। तो कहीं भी ऐसे नारीवाद को हमें फेवर नहीं करना, या मैं नहीं करती। मैं अपना पर्सनल अगर आपको ओपिनियन बताऊं कि मैं ऐसे नारीवाद की पक्षधर नहीं हूं जहां पुरुषों को धकेल कर महिलाओं को अग्रणी, जी नहीं, हम साथ चलना चाहते हैं, सिर्फ आपके सहयोग में बराबर का साथ मांगते हैं, बराबर अपॉर्चुनिटीज। और जितने सारे एक्ट सर ने बताया, बिल्कुल 73rd और 74th अमेंडमेंट पे ये जो 33%, लेकिन सर आंकड़े कुछ और कहते हैं, अभी भी स्टेट लेजिस्लेचर्स में महिलाओं की संख्या इट्स लेस देन 9%। आप देखिए पैथेटिक कंडीशन कि अभी भी इतने कानून बनने के बावजूद भी 75 साल हम अमृत महोत्सव मना रहे हैं। हमारे पास लिस्ट है, अगर हम लिस्ट की बात करें, कॉन्स्टिट्यूशन में इतने सारे रिफॉर्म्स हुए हैं, अगर हम उन सारे रिफॉर्म्स पर नजर डालें
तो हमें लगेगा कि भारत से ज्यादा एम्पावरमेंट कहीं नहीं हो सकता, इतने कानून यदि महिला को पता हो। लेकिन महिला को पता भी नहीं है, और जिन महिलाओं को मालूम है, उनकी पेशियां, उनकी सुनवाई होते होते 20 बरस 25 बरस बीत जाते हैं। कई केसेस में महिलाएं इस कदर उलझ जाती हैं कि उनके नतीजे सामने नहीं आते। स्टेट लेजिस्लेचर्स की बात करें, आप पार्लियामेंट में बात करें, कई तो ऐसे राज्य हैं जिसमें राजस्थान, केरला, हिमाचल, ये ऐसे राज्य हैं जिन्होंने 33 से बढ़ाकर 50% तक कोशिश की कि महिलाओं का पार्टिसिपेशन हो। लेकिन कुछ मामलों में महिलाएं रुचि नहीं लेती, और कुछ मामले में महिलाएं अगर रुचि लेती हैं तो उन्हें उनके काउंटर पार्ट्स द्वारा बिठा भी दिया जाता है। एक जो छोटी चीज मैं अक्सर अपने स्पीचेस में बोलती हूँ, वो बात यह है कि घर की महिला अपनी स्वयं अपनी घर की, जिसे मैं कहूं कि पति पत्नी के रिलेशन की बात करें, तो पति को अपनी पत्नी जब उससे आगे निकलती हुई दिखाई देती है, तो उसके माथे पर थोड़ी सी चिंता की लकीरें आ जाती हैं कि मैं शायद पीछे रह गया, मेरी पत्नी मुझसे आगे निकल गई। तो ये एक पार्ट है जिस पर काम करने की जरूरत है, पुरुषों को भी और महिलाओं को भी, कि महिला हमेशा उसे ऐसा महसूस ना होने दे, और पुरुष ये महसूस होने से बचे कि अगर उसकी महिला लीडरशिप ले रही है। आप विश्वास करेंगे कि जहां पे मातृ सत्तात्मक संस्थाएं हैं, वहां पुरुष बहुत गर्व के साथ ये कहते हैं कि हमारे घर की, हमारे जीवन की, हमारे देश की, जैसे थाईलैंड में भी आप जब जाएंगे तो वहां पे पेट्रियार्की नहीं है, वहां मैट्रियार्की है। वहां माता पिता विवाह के बाद अपनी बिटिया के घर में रहना पसंद करते हैं, अपने पुत्र के घर में रहने की बजाय वो अपनी बिटिया के साथ रहे। मात्र सत्तात्मक वहां सत्ता है, जो हमारे यहाँ केरला में भी आप देखेंगे बहुत हाईली डिग्निफाइड। हम जब जाते हैं वेबिनार्स में तो देखते हैं, हम रिफ्रेशर्स में जाते, तो कोविड ने हम लोगों को इतना सीमित कर दिया, मुझे बहुत खुशी होती अगर मैं वहां आकर आपके साथ इंटरेक्ट करती। एक एक सर, मुझे महसूस होता है ठाकुर सर की जो आई टू आई इंटरेक्शन होता है, उसका हम ऑल्टरनेट तो ढूंढ रहे हैं, बट उस चीज को हम रिप्लेस नहीं कर सकते इसके साथ। इट इज जस्ट एन ऑप्शन, और बिकॉज इट इज एन ऑप्शन, हम जब रिफ्रेशर्स करने जाते हैं, आप लोग भी अपने टीचर्स को भेजते होंगे, तो केरला के लोग भी वहां आ रहे हैं, बंगाल के लोग भी वहां आ रहे हैं, और मैं देखती हूँ कि वाकई द वे दे रिस्पेक्ट देयर वीमेन, आप देखिए ये रिस्पेक्ट की फीलिंग, ये इमोशंस अगर महिला की प्रगति के साथ पुरुष जोड़ देगा और जोड़े रखेगा, तो निश्चित रूप से महिला की स्थिति बहुत ज्यादा हम सुधार सकते हैं। तो मैं जो बात कर रही थी कि दयानंद सरस्वती ने ईश्वरचंद विद्यासागर के साथ मुलाकात की, और उस मुलाकात का ही नतीजा हुआ कि डीएवी इंस्टीट्यूशंस और ये विडो रीमैरिज, जो बात जो आर्य समाज, आप देखेंगे जब नॉर्थ इंडिया की हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, तो आर्य समाज के बहुत सारे लोगों ने विडो रीमैरिज पर काम किया, और विडो रीमैरिज की जो इंस्पिरेशन दयानंद को मिली, वो जब ईश्वरचंद विद्यासागर के साथ उनकी मुलाकात हुई, तो वहीं से उन्होंने उस बात को उठाया, और उसके बाद ही उन्होंने नॉर्थ इंडिया में इस विचार को लेकर के गए। आप विश्वास करेंगे, जिन महिलाओं के लिए वो रिफॉर्म्स इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, उन विधवाओं ने जाकर ये कहा हाथ जोड़कर कि स्वामी जी, आप ऐसा कोई सुधार सोसाइटी के लिए मत लाइए, हम दोबारा विवाह करने की तनिक भी इच्छुक नहीं है। आपने कई फिल्में देखी होंगी, आप अगर 60s की 70s की फिल्में देखेंगे तो विडो रीमैरिज पर मूवीज बनी हैं, और उन मूवीज में हम देखते हैं क्या स्थितियां रहती थी। कई तो बाल विधवाएं हो जाया करती थी, उन्हें शादी का अर्थ ही मालूम नहीं होता था, और वो विडो हो जाती थी, और ताउम्र उन्हें एक इनऑस्पिशियस वुमेन के रूप में अपना जीवन थोप दिया जाता था, उन्हें जीना पड़ता था। और जब दयानंद ने इस बारे में बात की, तो खुद महिलाओं ने इस बात का विरोध किया जाकर कि हम, क्योंकि उन्हें यह समझा दिया गया था कि दोबारा शादी करना पाप है, दोबारा जीने के सपने देखना पाप है। पति की मृत्यु के बाद आप देखिए, प्राचीन काल में अगर जाएं, या हम मेडिवल पीरियड में जाते हैं, जिसे हम राजपूत एज कहते हैं, या जिसे हम सल्तनत पीरियड कहते हैं, जिसे हम मुगल इरा कहते हैं, वहां तो सती ही हो जाया करती थी महिलाएं। लेकिन अब सती नहीं होती, अगर सती से बचाया उन्हें, तो वो चाइल्ड विडो के रूप में इनऑस्पिशियस जीवन अपना जी रही हैं। तो उस अपवित्र जीवन से उन्हें किसी ऑस्पिशियस फंक्शंस में, रिलीजियस फंक्शंस में शामिल नहीं किया जाता था। वो बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में सिर्फ पूजा पाठ में अपना जीवन व्यतीत,
और अगर कोई महिला ये कहती थी कि मैं जीना चाहती हूँ, मैं दोबारा अपने जीवन को शुरू करना चाहती हूँ, तो उसे अच्छी महिला विद इन कोट्स, आप समझ रहे होंगे, अच्छी महिला नहीं माना जाता था कि ये कैसी महिला है जो अपनी पति की मृत्यु के बाद भी जीने की बात करती है, हंसने की बात करती है, खिलखिलाने की बात करती है, नए कदम बढ़ाने की बात करती है। तो ये जो स्थितियां हैं उससे तो हम अब काफी हद तक बाहर आ चुके हैं। आप देखिए कि बात कर रहे थे हम कि दयानंद ने जो, तो दयानंद की बात मैं इसलिए बार बार कर रही हूँ क्योंकि मेरी रिसर्च फेमिनिस्ट अप्रोच ऑफ दयानंद पर है। और दयानंद ने एक ऐसे समय में ये बात की और उन्होंने उसके बावजूद उन विडोज की बात को नहीं माना, और उन्होंने अपने आर्य समाजी जो उनके फॉलोअर्स थे उनसे इस बात के लिए आग्रह किया कि आप सभी इन विडोज के साथ मैरिज करें। विडोज ने यह भी कहा कि हमारे साथ कौन विवाह करेगा। तो आर्य समाजी दे केम फॉरवर्ड और उन्होंने उन्हें हाथ थामा, उन्होंने उस बात का आश्वासन दिया कि हम आपके साथ विवाह करके पूरा जीवन व्यतीत करेंगे। तो आप देखिए इनिशिएटिव पास्ट में हो गया था, अभी तो हम बात कर रहे हैं आफ्टर इंडिपेंडेंस, लेकिन बिफोर इंडिपेंडेंस ऑल्सो देयर वर मेनी रिफॉर्म्स, देयर वर मेनी रिफॉर्मर्स जिन्होंने इस बात को शुरू कर दिया था। और शुरू करने की बात ये बानगी यहां तक आती है कि अगर हम स्टडी करते हैं 26 जनवरी के गणतंत्र दिवस की परेड को, तो यदि आपने नोटिस किया हो, यदि आपने ध्यान से देखा हो कि जो झांकियां निकाली जाती हैं, जो टेबल एक्सेस होते हैं, तो इंडियन पोस्टल सिस्टम की जो झांकी थी वो महिला सशक्तिकरण पर केंद्रित थी और उसे फर्स्ट प्राइज दिया गया। झांकियों को पुरस्कार दिया जाता है, उनमें आपस में कॉम्पिटिशन किया जाता है, कॉम्पिटिशन होता है, कॉम्पिटिशन के बाद उनमें अवार्ड दिए जाते हैं। और पहला पुरस्कार डाक व्यवस्था की, और उसमें एक महिला पोस्टमैन को दिखाया गया है और वो महिला अपने हाथ में एक गैजेट लिए है, तो वो टेक्नोलॉजी को भी हाथ में लिए है और साथ में उसके एक बैग है जिसमें वो लेटर्स थामे हुए हैं। तो आप देखिए आज हवाई जहाज महिला उड़ा रही हैं, आज ट्रेन महिला चला रही हैं। ये इन इन एम्पावरमेंट के जो स्टेजेस हैं, इन स्टेजेस को बहुत बारीकी से जब हम अध्ययन करेंगे तो हमें पता चलेगा कि कैसे कैसे धीरे धीरे करते हुए महिलाएं यहाँ आई। और ये टेबल एक्स जब उसका जो मिडिल पार्ट आप देखेंगे तो वहां महिलाएं एटीएम कार्ड्स इशू कर रही हैं, वहां महिलाएं, आप बैंक्स में जाइए, आज जब हम बैंक्स में जाते हैं, मैं अभी हाल ही में एक बैंक में गई, वहां मुझे मेरी 2-3 स्टूडेंट्स विंडोज पे काम करते हुए दिखाई दे स्टूड अप, और मुझे बड़ा आश्चर्य हुआ कि मुझे पता नहीं था कि वो बच्चियां यहाँ काम कर रही हैं और गले लग गई बच्चियां। तो बहुत अच्छा लगता है कि हम अपने ही पढ़ाए हुए बच्चों को जब कहीं मजबूती के साथ तो काम करते हुए देखते हैं, विंडोज पर बैठे हुए और बाकायदा वो बातचीत कर रही हैं। वो पर्दा जिसमें सीमित करना पड़ा था हमें अपनी महिलाओं को, और हम, हमारी संस्कृति में तो कहीं था ही नहीं है। हम प्राचीन संस्कृति में देखें तो 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य आश्रम का पालन किया जाता है। टिल 25 years of age they used to follow brahmacharya ashram, then they used to follow from 25 to 50 grihastha ashram, then they used to follow the vanaprastha ashram till 75 years of age, then they used to follow the sannyas ashram till 100 years of age। तो ये 4 आश्रम्स में 25 बरस तक पढ़ाई का प्रावधान था, प्रोविजन था। ये जो मिडिल एज आई इसमें थोड़ी सी गड़बड़ स्थितियां हो गई, लेकिन उसको आधुनिक जो हमारे रिफॉर्मर्स थे, वो चाहे ज्योतिबा फूले, वो सावित्री, ये महाराष्ट्र में तो बहुत स्पेशल, ये जिनके नाम पर आज आपका इंस्टीट्यूशन आज खड़ा है, महात्मा फूले का तो जो रोल एजुकेशन में रहा है उसको तो भुलाया ही नहीं जा सकता। एक पायनियर रहे हैं वो इस काम को करने के। आप विश्वास करेंगे जब पढ़ाने के लिए जाया करते थे ये लोग, महिलाओं को पढ़ाने की जब बात की जाती थी तो अंडे फेंके जाते थे, खराब सब्जियां, सड़े हुए टमाटर फेंके जाते थे। वो महिलाएं, वो सावित्रीबाई फूले ने ये सब झेल कर अमर होने के लिए, आप देखिए कि उन्होंने अपने जीवन काल में क्या भुगता, लेकिन वो आज हमारी दृष्टि में अमर हैं। तो जो भी काम महिलाएं आज कर रही हैं, हो सकता है आज आपका विरोध हो रहा हो, लेकिन आज के बाद, जब समय बीतने के बाद आपको निश्चित रूप से पढ़ा जाएगा। और जो कुछ भी आप कर रही हैं, मेरा तो ये आप लोगों से आग्रह है, विनम्र आग्रह, कि जो एकेडमिक्स से जुड़ी महिलाएं हैं वो निश्चित रूप से उसे किताबों के रूप में, अपने रिसर्च जो भी आप प्रोजेक्ट्स लेते हैं उनको आप किताबों के रूप में कन्वर्ट करते जाइए, क्योंकि किताबें आपको जीवन के बाद जीवन देती हैं। हमारा जीवन तो सीमित है,
लेकिन वो किताबें जो आप लिख जाएंगे, वो किताबें जो आप डोनेट कर जाएंगे, वो किताबें आपके नाम पर चलेंगी और आपके विचारों को, आपके आपके किए हुए कर्मों को उसी से याद किया जाएगा। तो हम बुक्स पर, एकेडमिशियंस को रिसर्च पर, रिसर्च पेपर्स के पब्लिकेशन बच्चे करवाते हैं, हमारे लिए भी इंपॉर्टेंट होते हैं प्रमोशंस के लिए, बट हम एडिटेड वॉल्यूम्स पर भी काम करें और किताबें ज्यादा से ज्यादा। मैंने खुद एक जैसे आपने वेबिनार की, मैंने एक इंटरनेशनल वेबिनार की थी सोशल मार्जिनलाइजेशन ऑफ वुमेन पर, लास्ट ईयर जून में मैंने लास्ट एकेडमिक सेशन में हम लोगों ने ऑर्गेनाइज किया था उसे, और उसकी एक किताब आ रही है, इट इज इन प्रोसेस। तो मैं उसको एडिट कर रही हूँ। तो मेरा ये भी आग्रह रहेगा, ठाकुर सर से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि सर आप वेबिनार्स कर रहे हैं, ये आपका 7वां आयोजन है। निश्चित रूप से पिछली बार आपने बताया कि शायद 50 से अधिक आपने वेबिनार्स की, लेकिन जो भी इन वेबिनार्स में विचार आते हैं, हम इनको पॉलिसी मैटर के लिए जो विचार आते हैं, प्लस हो माइनस हो, इन्हें हम एक बुक फॉर्म में, एक बुकलेट फॉर्म में निश्चित रूप से इसको लेकर के आए, और लेके आने के बाद हम इन्हें अपनी स्टेट गवर्नमेंट्स को या हम सेंट्रल गवर्नमेंट्स को भेज सकते हैं, ताकि आगे जो पॉलिसीज बनती हैं किसी भी विषय पर, सेमिनार्स होते हैं, आज तो विमेन एम्पावरमेंट पे बात कर रहे हैं, तो उन पॉलिसीज में इन निष्कर्षों को, दीज कंक्लूजन्स कुड बी इंक्लूडेड इन पॉलिसी मेकिंग। तो हम वहां तक, उस थिंक टैंक तक इसको पहुंचाने का माध्यम इन वेबिनार्स के थ्रू बन सकते हैं। अब मैं बात करूं अगर कि करंट में जो बातचीत हो रही है, करंट में क्या जरूरत है। देखिए, सबसे ज्यादा जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स तो हैं, लेकिन इनको फैलाने के लिए हम लोग टीम्स बनाएं। जैसे हम जाते हैं, हम लोगों को ये कहा गया है कि यूनिवर्सिटीज को एक विलेज को अडॉप्ट करना है, एंड वी हैव अडॉप्टेड एवरी टाइम, कुछ एक समय सीमा होती है, तो हम लोग उन अडॉप्टेड विलेजेस में जाकर महिलाओं से बात करते हैं। महिलाओं को, मैंने आपको बताया कि महिलाओं कुर्सियों पर नहीं बैठती, क्योंकि उनके घर के पुरुष, हमने जब पुरुषों को जोड़ा, तो जब अगर किसी का पति, किसी का ससुर वहां मौजूद है, तो वो महिला चेयर पे नहीं बैठती, नीचे बैठ जाती थी। तो हमने उन्हें उठाकर कहा कि चेयर खाली है, आप ऊपर बैठिए। तो शी यूज्ड टू से व्हाट शी यूज्ड टू से, नो, बिकॉज हमारे मेल काउंटर पार्ट्स यहाँ पे हैं, तो हम कुर्सी पे नहीं बैठ सकते। ये आज की सिचुएशन बता रही हूं मैं आपको। ये वो भारत है जो प्रथम राष्ट्रपति भी दिया है, जिसने गवर्नर भी दिया। अब देखिए महिला कहाँ चली गई, हमारी कल्पना चावला कहाँ पहुंच गई, कोई स्पेस में वुमेन जा रही है, लेकिन हमारी ही महिला, हमारे ही देश की एक महिला है जो कुर्सी पर इसलिए नहीं बैठ रही क्योंकि उनके घर के पुरुष वहां मौजूद हैं। वो घूंघट में अपना मुंह छुपा रही है। मेरा यहाँ पर ये मानना है कि पर्दे से ज्यादा आंखों की शर्म, आंखों का पानी, आंखों का लिहाज हम बच्चियों को सिखाएं। हम बच्चियों को ये कहें कि निश्चित रूप से आप उन परिवारों का विरोध कीजिए जो आपको पर्दे के लिए मजबूर करें, लेकिन अपने संस्कार, अपने लिहाज, अपना कल्चर, अपनी सभ्यता को हम साइड में ना रखें। हम अगर शालीन होंगे, इफ अ वुमेन इज डिसिप्लिन, मजाल है कि कोई अत्याचार उसके साथ हो जाए। तो डिसिप्लिन को ना तोड़ते हुए हमें एम्पावरमेंट को आगे ले जाना है। ये मेरा स्टूडेंट्स को संदेश है कि हम अपने डिसिप्लिन को नहीं तोड़ें। यदि हम अपने ही डिसिप्लिन को तोड़ देते हैं, तो कहीं ना कहीं वो कशिश हमारे मन में रहती है, वो चोर हमारे मन में रहता है कि हमने अपनी सीमाओं को, अब सीमा क्या होती है। सीमा को मैं आपको बताऊं कि जब मैं थाईलैंड में लेक्चर देने के लिए गई थी, तो वहां मैंने इंडियन अटायर, जो साड़ी मैं आज पहन करके बैठी हूं, उसी प्रकार से आई वॉज एडमेंट कि मैं वहां विदेशी कपड़ों में लेक्चर नहीं दूंगी। आई विल बी वेयरिंग इंडियन अटायर, एंड दे अप्रिशिएटेड अ लॉट the Indian beauty with Indian attire. We welcome, the anchor said, we welcome the Indian beauty with Indian attire. And the vice chancellor of that university, Dhonburi University, it was a university in Bangkok, Dhonburi Rajabhat University, the vice chancellor, she touched my pallu and she said, what material is this, Meghna ji? This is lovely. I said, I will gift you one when you will come to India. So this culture should be ahead. सबसे आगे आप इसको लेकर के जाइए और इस कल्चर को आप स्ट्रेंथन कीजिए। और जब आप अपने कल्चर पर अडिग रहेंगे, तो मजाल है कि किसी भी प्रकार का आक्रमणकारी आपकी संस्था को, आपकी वैल्यूज को, आपकी एथिक्स को नष्ट कर दे। कोई भी हमें तब तक नष्ट नहीं करता जब तक हम सरेंडर नहीं करते। सो डोंट सरेंडर
एट ऑल, और एट लास्ट ये सारे एक्ट्स के बारे में डिटेल्स तो हमें कहीं भी मिल जाएंगी, बुक्स में भी मिल जाएंगी, इंटरनेट पर भी मिल जाएंगी। लेकिन बच्चियों, सबसे इंपॉर्टेंट बात जो मुझे आपसे कहनी है कि मैं एक बात जो बीच में रह गई थी उसे पूरी कर दूं, कि जो गांधी के मूवमेंट्स की ठाकुर सर ने बात की थी और मैंने भी उस बात को आगे बढ़ाया था, तो गांधी के मूवमेंट्स की लहर देखी कि वो चाइल्ड विडो मातंगिनी हजारे, उसने लीड किया अपने देश को। और वो चाइल्ड विडो, उनकी जो सॉल्ट सत्याग्रह हुआ था, सिविल डिसोबीडियंस, क्योंकि यहाँ इतिहास विषय का कार्यक्रम है, ये इतिहास लीड कर रहा है, इससे इतिहास के बहुत सारे बच्चे यहाँ जुड़े हुए होंगे। तो सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट में जो दांडी मार्च निकला था, उसे उन्होंने अपनी झोपड़ी के सामने से निकलते हुए देखा था, और उनके मन में पेट्रियोटिक फीलिंग्स जाग गई। तो पेट्रियोटिक फीलिंग्स इस कदर जाग गई कि जब क्विट इंडिया मूवमेंट हुआ तो अपने देश का झंडा लेके वेस्ट बंगाल में वो खड़ी हो गई, और पुलिस थाने के सामने से जब निकली तो उनको आदेश किए गए, ब्रिटिश आर्मी ने ये आदेश किया कि शूट हर, और उन पर गोलियां दाग दी गई, लेकिन उन्होंने अपने हाथ में जो झंडा थामा हुआ था वो गिर गई। मस्तक पर अंतिम गोली दागी गई, उनके मस्तक पर गोली दागने के बाद भी वो जमीन पर गिरी, लेकिन उन्होंने झंडे को थामे रखा। तो हम जब तक अपनी ट्रेडिशंस, कल्चर्स, हमारी एथिक्स, हमारी वैल्यूज का झंडा थामे रहेंगे, तो वो विमेन कभी भी सप्रेस नहीं की जा सकती, वो विमेन कभी भी एक्सप्लॉइटेड नहीं की जा सकती। हम अपनी एजुकेशन को तो आगे बढ़ा ही रहे हैं, ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स, एंड पार्टिसिपेट मोर एंड मोर इन दीज काइंड्स ऑफ एक्टिविटीज। चिल्ड्रन, दे विल काउंट अ लॉट। ये एकेडमिकली सिर्फ एक ही सर्टिफिकेट लेने के लिए नहीं बच्चों, आप महसूस कीजिए कि क्या महिलाएं जो आगे हैं आपसे, जैसे हम भी अपने जो सीनियर्स हैं उनसे सीखते हैं, आपसे आगे हम हैं, तो हमने जो कहा, आप कोशिश कीजिए कि कुछ बातें निश्चित रूप से आपको पॉजिटिव लगी होंगी, कुछ बातों से आप असहमत रहे होंगे, लेकिन हम लगातार सीखते रहें, अपनी बातों को ऐसे मंचों से रखते रहें, बांटते रहें। अनडाउटेडली वी आर हेडिंग टुवर्ड्स डायमंड जुबली ऑफ इंडियाज इंडिपेंडेंस। हमने अमृत महोत्सव तो अब मना लिया, और अब हम डायमंड जुबली भी सेलिब्रेट करेंगे आने वाले 25 वर्षों में। The male community has to take a pledge to keep their women equally respectable. ये मेरी रिक्वेस्ट है कि मेल कम्युनिटी यहाँ पे ये प्लेज ले, by giving them equal opportunity for the progress of this country. It is only then that things can be changed at grassroots level. In the end, it is apt to sum up with Mahatma Gandhi's words that man can never be a woman. Man can never be a woman's equal in the spirit of selfless service with which nature has endowed her. So let us make them a partner in every area for our country to grow into Vishwa Guru again. Thank you so much. मुझे बुलाने के लिए आप सभी का बहुत बहुत आभार, शुक्रिया। आपकी संस्थान मुझे जब भी याद करेगी, मैं निश्चित रूप से समय निकालकर हाजिर हो जाऊंगी। बहुत बहुत आभार। सभी बच्चों को बहुत प्यार। आप सभी को अगर कोई क्वेरीज हो तो आप निश्चित रूप से मुझे मेल कर सकते हैं, और अगर यहाँ ओपन हाउस डिस्कशन होता है तो आई विल बी रेडी फॉर दैट आल्सो। Thank you, madam. Thank you. It was wonderful listening you. Thank you for your wonderful thought-provoking talk, and you also shared your experiences from Thailand. It was really nice to know how women are respected in other countries. You also spoke about the women shining across different fields. You also named Kalpana Chawla, and we know the budget of India is been presented by Honorable Nirmala Sitharaman. No woman can be empowered, and if she should empowered, it should be a financial independence as well as educational empowerment. Yes, ma'am, it was really, really wonderful listening you. Thank you so much.